अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो लोग अभी देख रहे होंगे तो उनके हिसाब से अभी ये है लेक्चर जो है स्टार्ट हुआ है। अब बीच में मुझे बार बार जो है वो ऐड कुछ स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा जो कि लेट ज्वाइन कर रहे हैं, और अटेंडेंस के लिए प्रॉब्लली बीच में मुझे ना डिस्टर्ब करना पड़ सकता है, लेकिन होपफुली जो है नेक्स्ट टाइम से जो है ये प्री रिकॉर्डेड ही रहेगा। खैर, आप एज स्टूडेंट्स आप दोनों जो हैं सिनेरियोज़ को कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके आप फिर बता सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। मैं वैसे प्रेफर करूँगा प्री रिकॉर्डेड के अंदर, क्योंकि एक रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा बगैर किसी इंटरप्शंस के। अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर मेन आपके पास ये आ रहा था, एक एसआई यूनिट से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है कि जी ये प्रीफिक्स जो हैं एसआई यूनिट्स तो चले यहाँ पे हो गए, लेकिन उसके साथ जो ये प्रीफिक्सेस हैं कि इनका क्या मामला है, ठीक है, क्यों ये हैं और किस तरीके से इनको ना यूज़ करना है। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ है कि मैंने कुछ ना एक एडिशनल स्लाइड्स नेट से ढूंढ के कुछ ये ऐड किया मटेरियल, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ना किस तरीके से जो है प्रीफिक्स यूनिट्स को इस्तेमाल करके जो है हमें इजीली पता चल जाता है हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल थिंग्स में अगर आप देखें तो जो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जो सेंटीमीटर है वो हमारे पास एक या मिलीमीटर्स के ऊपर अगर हम जाते हैं तो एक जो चूंटी है नॉर्मली वो कोई 5 मिलीमीटर के बराबर होती है, 10⁻³ ये जो है ना आपके पास ये है 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर लिखने का मतलब ये है कि जी ये 5 10⁻³ मीटर के बराबर है, तो 5 है तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बजाय इसके कि आपने कोई एक पूरा जो है वो कुछ सॉल्व कर रहे हैं बार बार 10⁻⁻ इस तरह करके आ रहा है, उसकी बजाय आप मिली का टर्म यूज़ करने से क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से जो बाल है, ह्यूमन हेयर है, वो 60 to 120 माइक्रोमीटर वाइड है। इधर माइक्रो जो है ये प्रीफिक्स है, ठीक है। ये माइक्रो लगने का क्या मतलब है कि जो भी अगला यूनिट होगा वो हो जाएगा 10⁻⁶, ठीक है। इसी तरीके से ये एटीपी सिंथेसिस, ये आपने जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है एफएससी के अंदर भी थोड़ा बहुत इसका पढ़ाया जाता है। इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए एटीपी और बाकी इस तरह के मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। तो वो एक मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो 10 नैनोमीटर्स डायमीटर है उसका। अब ये जो नैनोमीटर है ये होता है हमारे पास 10⁻⁹, ठीक है। तो आपने अब बजाय इसके कि 10⁻⁹ मीटर के आप खाली नैनोमीटर कर लेंगे, इजीली जो है ये बोलने में भी आसान है, ठीक है, लिखने के अंदर भी आसान है, और समझने में भी फ़ौरन जहन उधर पहुंच जाता है कि क्या है। इसी तरीके से ना और इससे कम स्केल के भी बाकी यूनिट्स होते हैं। इसी तरह मैन मेड चीज़ों के अंदर भी बहुत सारे कुछ है, एक्सरेज एटॉमिक लेवल के ऊपर जो है चीज़ें, और कुछ क्वांटम लेवल के ऊपर ना बहुत ही कम साइज़ की कार्बन नैनो ट्यूब्स एक फॉर एग्जांपल चीज़ है, मैन मेड है। इसमें जो नैनो है वो इसी नैनोमीटर के हिसाब से लगा है, क्योंकि इनकी जो थिकनेस और डायमीटर वगैरह होता है वो नैनोमीटर्स के अंदर होता है। तो इन तमाम केसेस के अंदर हमारे पास जो है प्रीफिक्स और प्रीफिक्स के साथ की वजह से जो हमारे पास आसानी हो जाती है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, समझने में। अच्छा, कितनी देर से नहीं आ रही थी आवाज़? अभी क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे मैं समराइज़ क्विकली कर दूं कि यहाँ पे जो मिली की टर्म है ना वो 10⁻³ है। माइक्रो की टर्म जो यहाँ पे लिखी हुई है वो 10⁻⁶ है। तो हमें जो है ये बार बार 10⁻⁶ बोलने में भी टाइम ज़्यादा लेता है, लिखने में भी टाइम ज़्यादा लेता है। और आपने अगर एक पूरी लंबी इक्वेशन लिखी है और उधर मल्टीपल यूनिट्स हैं और बार बार आप ये सारा लिख रहे हो तो ना ये एक तरह की इक्वेशन को और कंफ्यूजिंग बना देते हैं। उसकी बजाय ये जो प्रीफिक्स हैं ये इजीली मैसेज कन्वे कर देते हैं, बोलने में भी आसान है, मिलीमीटर बोलने में क्विक, लिखने में भी वो क्विक है, और ये देखते ही पूरा आपको पता चल जाएगा अच्छा जी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो मिलीमीटर की डोमेन में हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये करते करते नैनोमीटर तक हम आ जाते हैं। बालों की मोटाई जो है माइक्रो में है, फिर आगे नैनोमीटर के अंदर डीएनए वगैरह का आ गया। तो इन सारे केसेस, और इसी तरह ये कार्बन नैनो ट्यूब्स फॉर एग्जांपल हैं तो ये भी नैनो की डोमेन में आ रही हैं, ठीक है।
तो 10⁻⁹ ऑफ अ मीटर। इससे छोटे साइज़ की भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो ये इस स्केल के अंदर यहाँ पे फिगर के अंदर नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास जब करंट की बात करेंगे तो एम्पेयर जो है वो करंट का एक थोड़ा बड़ा यूनिट है। तो आम तौर पे क्या होगा, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, नैनो एम्पेयर और उससे भी कम फेम्टो एम्पेयर्स तक भी जो है वो अक्सर यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लार्ज साइज्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो है ये जैसे एक ये ये मेम्स एक डिवाइस है, प्रेशर सेंसर्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो जो आपके ये मेम्स वो होता है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। ये जैसे फ़ोन में आपके नहीं जो जायरोस्कोप जो डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है, और आपके स्टेप्स काउंट कर रहा है फ़ोन, किस तरह से चल रहा है, डायरेक्शन काउंट कर रहा है, टिल्टेड है किस तरह से है, वो मेम्स की डिवाइसेस होती हैं। और उनका साइज़ इतना कम होता है कि वो मिलीमीटर के अंदर जो है 3 डिफरेंट डिवाइसेस आपके पास आ जाती हैं। फिर गियर वगैरह और ऐसी चीज़ें वो हमारे पास थोड़े से बड़े साइज़ के अंदर आ गई। फिर आ गया जनाब 10⁻³ जिसको हम कहेंगे किलोमीटर। तो अब आपने भी जैसे सुना हुआ है कि जब भी कोई डिस्टेंस का इधर बात हो रही होती है तो यही कहा जाता है कितना किलोमीटर है, कोई मीटर डायरेक्ट नहीं कहता। क्यों? क्योंकि किलोमीटर उस रेंज के लिए बहुत ही ईजी टू यूज़ है। इसी तरह अर्थ का और आगे जो है मून का और बाकी सारे डिस्टेंसेस के ऊपर जाते हैं, बल्कि ये इसका खाली देखते हैं तो ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जो है ना, अर्थ का रेडियस है 6000 है रेडियस है, और 12000 जो है वो आपके पास डाया आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का। तो अब वहाँ पे जो है बजाय इसके कि इतना आप उस तरह से यूनिट्स करें, आप उसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 6 मेगामीटर। ये आमतौर पे यूज़ नहीं होता, इसकी बजाय किलोमीटर की, क्योंकि लोगों को ज़्यादा सेंस है वो यूज़ करते हैं। और बढ़ाते जाएँ सूरज का डाया और इससे बड़ा भी गैलेक्सीज और हायर यूनिट्स तक ना आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है इन तमाम जगहों के ऊपर भी जो है ना प्रीफिक्स आपको हेल्प करते हैं इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरीके से जो है ये तमाम और जगहों के ऊपर भी ना प्रीफिक्स और यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम भी जो है अपना जब ये सॉल्व करेंगे इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो हम जो है यूनिट्स के साथ प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। वो यूनिट्स आगे आ जाते हैं साथ में ना, वहाँ पे प्रीफिक्स वगैरह का बता दूंगा। अच्छा जी, तो ये इतने डिफरेंट साइजेस का हो गया। तो उसके बाद हम आते हैं अपने जो है बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जब बात होती है तो मोस्ट बेसिक क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक पार्टिकल्स की, ठीक है, मैटर वगैरह और उनकी है, और इसको कूलम्स में मेजर किया जाता है। अब कूलम जो है वो एक रिलेटिवली काफ़ी बड़े साइज़ का यूनिट है, और एक कूलम के अंदर 1/1.602, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है। तो एक कूलम के अंदर जो है 6.24 एक्सा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स की बजाय अगर आप एक्सा लिख दें तो उससे भी जो है वो समझ आ जाती है। तो रियलिस्टिक जो वैल्यूज़ हम चार्ज की यूज़ करते हैं वो आमतौर पे पिको कूलम, नैनो कूलम या माइक्रो कूलम को यूज़ किया जाता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चला हुआ है कि जी जो सबसे बेसिक यूनिट क्वांटा ऑफ चार्ज है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1.602 10⁻⁹ है। इससे कम चार्ज जो है ना वो कहीं पे भी हमें आज तक नहीं मिला। ठीक है। बहुत देर साइंटिस्ट ने सर्च किया तो जो बेसिक यूनिट है चार्ज का वो ये है। इसका मतलब है जितने भी चार्जेस बाकी होंगे वो इसी के मल्टीपल होंगे। या तो एक इलेक्ट्रॉन, आपने एक सरफेस बनाई, उसमें से आप देख रहे हैं कि कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या मैं कहूँ कि जी 2 × 10⁻⁹ वो नहीं पॉसिबल है, या 1.602 होगा या 3.2 होगा, तो उसके बीच में कुछ नहीं एग्जिस्ट करता ये। बल्कि फ़िज़िक्स में आपने अगर पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। मिलीमेंस एक्सपेरिमेंट एक है जिसने बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट करके जो है ना ये फाइंड आउट किया था कि जी मिनिमम चार्ज यही है, इससे कम चार्ज जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रॉन का है, और प्रोटॉन्स के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है। तो जितने टोटल जो है दुनिया में नेट चार्ज पूरे सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए वो हमेशा हमारे पास कंजर्व्ड रहता होता है।
इसी कंजर्वेशन से रिलेटेड एक आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स। डेट वो क्या कहता है, चार्ज जो है वो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि आपके पास जो चार्जेस हैं ना बनाए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज अगर आपके पास है, लेट्स से आई डोंट नो, चार्ज आपके पास है एक जो है ये ग्लास रोड है और आपके पास कोई कपड़ा है सिल्क का, कपड़ा मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, सिल्क का है। तो आपके पास जो है ना, आप इसको रब करते हैं ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से, तो आपके पास जो है ना यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि पॉजिटिव आते होते हैं कि नेगेटिव, पर मैं अभी इधर पॉजिटिव, और ये जो कपड़ा होगा इसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो आप कहेंगे जी ये तो पहले कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर, मैंने रब किया तो चार्ज आ गया, तो मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया। पर ये चार्ज आपने क्रिएट इस तरीके से नहीं किया। जो यहाँ पे जो आपके पास थे ना इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, टोटल आपके पास जितने थे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, ठीक है। जब वो इधर से इधर को मूव हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो सेकंड एरिया है वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि टोटल सिस्टम के अंदर हमने देखने जो चार्जेस हैं, अब सिस्टम के अंदर ये ग्लास रोड है और ये कपड़ा है, ओवरऑल देखें तो कोई चार्ज आपने क्रिएट नहीं किया। पहले भी नेट चार्ज ज़ीरो था जब इसके ऊपर चार्ज नहीं था, इस पर नहीं था, जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला के थे इस डब्बे के अंदर उतने ही अब भी हैं। फ़र्क क्या हुआ है कि यहाँ से थोड़े बहुत यहाँ पे मूव कर गए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अभी भी पूरे हैं। तो ये वही कह रहा है कि आप कोई भी इस तरह का सिस्टम डिफ़ाइन करें, जब तक उसके अंदर कुछ डालेंगे नहीं बाहर से या निकालेंगे नहीं, तो वो नेट उसका जो है सिस्टम का चार्ज जो है वो ज़ीरो रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। ये पॉसिबल है कि आप कहें कि जी मैंने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर भेजे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपने अंदर भेज दिया, तो उस वक़्त जो है नेट चार्ज आपके पास -1 हो जाएगा या -1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर कोई आप बीच में से कुछ बाहर निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा। तो लेकिन है कि उसके अलावा इंटरनली कुछ आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। ये फिज़िकल प्रिंसिपल है, ये ऐसे नहीं है कि ये फिज़िक्स के अंदर और पूरी यूनिवर्स में जगह जगह छान के और क्वांटम रोम में जाके हर जगह पे चेक किया उन्होंने, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, दूसरा चीज़ हमारे पास अब आता है कि अच्छा चार्ज ठीक है हमारे पास होता है, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब जो है ये एक जो हमारे पास वायर वगैरह जो है यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। एक वायर हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, उसके साथ एक कंडक्टर लगा हुआ है, तो हम उसके साथ ना एक बैटरी लगाते हैं। अभी इसका मैंने सही बताया नहीं कि बैटरी करती क्या, वो आज के लेक्चर में ही आगे आना है। पर जो बैटरी एक लगी हुई है ना, वो क्या करती है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक तरह के ना धक्का प्रोवाइड करती है चार्जेस को। इधर से जो पहुंचता है ना उसको धक्का दे के जो है यहाँ पे भेज देती है, और यहाँ से फिर आगे कहते हैं कि वापस जाओ। इधर से चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस को जो है ना इसका नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करता है और ये रिपेल करते हैं और यूँ मूव करने लग जाते हैं। अगर बैटरी ना लगी हो और आप इधर से कनेक्ट कर देंगे तो ये कोई इस तरह की प्रोसेस नहीं होगा, चार्ज मूव नहीं करेंगे। चार्जेस को मूव करने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए जो कि ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो आपके पास मूव करके आएंगे इधर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, और अगर बीच में कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो मूव करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो ये जो चार्जेस का इधर उधर मूव करना है, इसकी वजह से हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ चार्जेस, टाइम रेट चेंज ऑफ चार्ज। और यहाँ पे एक मैं एडिशनल चीज़ यहाँ पे लगवाना चाहूँगा, यहाँ पे होना चाहिए थ्रू ए सरफेस। हालांकि इसके बगैर भी चार्जेस मूव कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी करंट ही होता है, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जी थ्रू अ सरफेस हो, कि अब आपको नहीं पता कि जी चार्जेस मूव कर रहे हैं तो किधर से किस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, क्या उनका मामला है। तो किसी एक सरफेस को आप अज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल ये लें, ठीक है। ये एक सरफेस है, अब इस सरफेस में से जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अगर आप एक टाइम पे देखा और टाइम
एक पे देखा T1 पे, ठीक है, और आपने गिनना शुरू कर दिया और टाइम आप T2 पे तक पहुँचे, तो आपने गिनती की कितने चार्जेस बीच में से मूव किए हैं, ठीक है, और वो जितने चार्जेस मूव किए हैं डिफरेंस, वो आपके पास डेल्टा क्यू आ गया, ठीक है। और जो ये टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी, हम लिख देते हैं T2 माइनस T1, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस हो गया। और जो डेल्टा क्यू है ये हमारे पास हो गया कि जो चार्जेस कितने बीच में से मूव करें हैं। तो हमारे पास जो आई है वो आ जाता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो लेट से यहाँ पर से हमारे पास जो है 1 माइक्रो आया था, 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो कितना होता है कोई स्टूडेंट? -6 होता है, ठीक है। और इसको डिवाइड नीचे कर देते हैं, टाइम हम लेट से ये हमें लगता है ये 0 पे था, ये हो गया 1 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिली सेकेंड। अब मिली कितना होता है? माइनस, ठीक है। तो ठीक है, अब ये जो रिज़ल्ट आएगा मुझे बताएं, अब ये रिज़ल्ट क्या आएगा? अब माइक्रो को मिली से डिवाइड करें, क्या रिज़ल्ट बनता है आपको? क्योंकि ये इनकी डिवीज़न तो बताई नहीं गई थी, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ किसी को समझ आए कि नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि माइक्रो बाय मिली किया था, तो मिली एम्पेयर आपके पास रिज़ल्ट आ गया। कूलम पर सेकंड जो था ना वो एम्पेयर के बराबर है, माइक्रो को मिली से किया तो मिली आ गया, तो ये 1 मिली एम्पेयर। और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, ठीक है। मैंने देखा है कि वो मैं चौथे सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को ये नहीं समझ आई कि जी अब तक यूनिट्स किस तरीके से हैंडल करने होते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं क्विज़ असाइनमेंट्स कहीं पे ये चीज़ लाजमी वेरीफाई करूँगा कि ये यूनिट्स कन्वर्जन्स में आगे पीछे आप लोगों को पता है कि नहीं। अच्छा, कंटिन्यू करते हुए अभी हमारे पास ये 1 मिली एम्पेयर आ गया, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास में ख़ास टाइम इसमें लगा है, तो आपने देखा होगा कि डेल्टा बाय डेल्टा का यूनिट मैंने यूज़ किया है, डी क्यू ओवर डी टी नहीं मैंने किया, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है? अगर आपने जो है जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ी है और उसका आपको रिलेशन अगर सही तरह से याद है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन तब बनता है जब जो डिनोमिनेटर है डेल्टा टी वो अप्रोच करे ज़ीरो को, जिसका मतलब क्या है कि जी ये जो इनके दरम्यान में टाइम था वो 1 मिली सेकेंड से कम करते करते 1 नैनो, 1 फेम्टो, 1 पिको करते करते ज़ीरो को अप्रोच करे। तो उस केस में ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी जो है ये हमारे पास बन जाएगा डी क्यू ओवर डी टी। मतलब हम इतनी थोड़ी सी देर के अंदर देख रहे हैं कि कितने चार्जेस मूव किए हैं, ठीक है। तो इसमें लाजमी नहीं है कि पूरा चार्ज वो मूव कर रहा हो, तो ये एक मतलब इंस्टेंटेनियसली आप इसी तरीके से कहीं ना कहीं निकालेंगे, ठीक है। लेकिन है कि उसके जब करंट अगर या चार्जेस की मूवमेंट चेंज हो रही है ना, तो वो हर टाइम के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको ये वैल्यूएट करना होगा। मैथमेटिकली तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, फिज़िकली इस तरीके से जो है एग्जैक्ट मेजर करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन हमें जनरल ट्रेंड्स पता है किस तरीके से चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, तो हमें अच्छा आइडिया है कि करंट को हम मैथमेटिकल रिलेशंस लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये टोटल बात करने का मतलब क्या था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी एक सरफेस के थ्रू जितना भी चार्जेस मूव कर रहे हैं ना वो है। अच्छा, इधर एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊँ, वो ये है कि ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं ना लाजमी नहीं है कि ये किसी मीडियम में से फ़्लो कर रहे हों, ठीक है। अब लेट से आपने वो कैथोड रे ट्यूब का पढ़ा होगा, याद है, पढ़ा है फिज़िक्स में, ठीक है। वो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर कोई आपके पास वो इस तरीके से करके एक लगा हुआ है, अगली साइड पे कोई टारगेट मेटल है और उधर से आपके पास जो है वो चार्जेस हाई स्पीड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं वैक्यूम के अंदर करके, ये बाहर लगा हुआ है, ये इधर से है, तो ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इधर से कोई पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इधर को मूव कर रहे थे, नेगेटिव चार्जेस।
अगर हम उस केस में भी देखें ना, कोई रैंडम सी सरफेस इधर लगा के देखें और हमें नज़र आता है कि उसमें से चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो ये भी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से है ना, ये सारा का सारा करंट मूव कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास अगर ये कोई सोल्यूशन है लिक्विड के अंदर, अब लाजमी नहीं है कि चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की फॉर्म में हो। अब जैसे कोई सोल्यूशन है, आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर नमक और सॉल्ट आपने ऐड कर दिया, ठीक है, दो आपने आगे जो है यहाँ पे लगा दिए एनोड और कैथोड बना दिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अब सॉल्यूशन के अंदर भी जो है ना, जो आयंस मूव करेंगे, तो आप अगर इधर किसी भी जगह के ऊपर वो सरफेस बना के देखें, आयंस कितने मूव कर रहे हैं टोटल इसमें से, तो वो भी आपके पास करंट होगा। चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होना लाजमी नहीं है। अब इन दोनों एग्जांपल्स में तो किसी न किसी मीडियम में से कर रहे थे, कैथोड रे ट्यूब में वैक्यूम में से मूव कर रहे हैं, पर चार्ज मूव करेंगे तो करंट आ गया आपके पास। ठीक है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने ये नहीं याद रखना कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तार में से गुजरेगा तो करंट है। लाइटनिंग होती है, बिजली जब चमकती है आपके पास, ठीक है, तो जो चार्जेस हैं क्लाउड के ऊपर, जो चार्जेस होते हैं सारे, वो अट्रैक्ट होके जो है वो ज़मीन की तरफ को मूव करते हैं, बहुत हाई वोल्टेज के साथ, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो वो भी जो मूव कर रहे हैं ना, उनकी मूवमेंट भी करंट है, कि जैसे आसमान से ज़मीन की तरफ करंट फ्लो किया है। इसी तरह रेडिएशन जो है, रेडियो एक्टिव मेटल्स का, एलिमेंट्स का, शायद आपको पता हो, जैसे कि मुख्तलिफ यूरेनियम हो गया, बाकी हो गए, उनमें से भी जो है ना रेडिएशन निकलती रहती है। बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये माइक ऑफ कर दें अगर क्वेश्चन नहीं है, ये किसी का माइक ऑन है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास मूव करते रहते हैं ना वो हवा में से, तो वो भी एक तरह का करंट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो भी करंट है। तो ये बहुत ही एक ब्रॉडर डेफिनेशन है, और आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ सर्किट तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो उन तमाम केसेस में जी हमारे पास हो गया, करंट आ गया, फाइन। और ये रिलेशन आ गया जेनेरिक के किस तरीके से इसको मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि एक वो सरफेस को, सेकंड ये जो फिगर है इसके अंदर ना, ये सरफेस बाकायदा बना के, उसी तरह की फिगर है, बस सरफेस बनी हुई है कि उस सरफेस में से आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये चीज़ मैं जो है अभी थोड़ी देर तक बताऊँगा। 1 एम्पेयर 1 कूलम बाय 1 सेकंड के बराबर है। और अगर आपने जो है आपके पास करंट की वैल्यू गिवन है, लेट्स से करंट की वैल्यू आपके पास आ गई जी 1 मिली एम्पेयर जो है करंट कंटिन्यूसली जो है वो फ्लो कर रहा था, और आपको बताया गया कि जी ये करंट किसी सरफेस के अंदर से, किसी तार में से जो है वहाँ से फ़्लो कर रहा है अपना t0 टाइम 0 से लेके t1 टाइम 1 मिली सेकेंड तक, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है कि जी ये जो सरफेस है ये हमें कैसे बताएगी कि कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं। ये आपको जो है ना सरफेस कैसे बताएगी, सरफेस हमें ये नहीं बताएगी कितने चार्जेस मूव किए हैं, बल्कि हमने सरफेस एक डिफ़ाइन करनी है और उसमें से बैठ के देखना है। जो डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, एक्चुअली ऐसे करंट नहीं मेजर करते, हमने सरफेस के हिसाब से देखना है कितने इलेक्ट्रॉन इधर से गुजर गए, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन या जितना चार्ज इधर से गुजर गया डेल्टा क्यू है, और कितनी देर तक बैठ के हम देखते रहे हैं वो है डेल्टा टी। जितनी देर तक हमने बैठ के देखा है और जितने चार्ज इधर से गुजर गए हैं उनको डिवाइड करें और लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू 0 करें तो करंट आ गया, ठीक है। हम्म। आप मेजर करेंगे ना, मेजर करेंगे, ठीक है। वो कैसे, ये एक्सपेरिमेंटली आपने करना नहीं, ये हाइपोथेटिकल बात है। मेजर करने के लिए अलहदा डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो एम्पेयर, एम मीटर और वो सारा कुछ, वो आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे।
ये बाय डेफिनेशन आपको ये डेफिनेशन इसकी बताई जा रही है कि इस तरीके से है। अगर आप मेजर कर सकें ना और उसको उस टाइम के ऊपर डिवाइड करें तो करंट आ जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है उसकी कि हम अब कैसे मतलब डिफाइन करें करंट को, कि जी कोई भी सरफेस है उसमें से कितना गुजर रहा है। अब लाजमी नहीं है ये इधर से करे, ये हमारे पास क्या होगा, हम एक्चुअली मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक अदद एम मीटर लगा देंगे, वो मेजर कर लेगा उसको। लेकिन एम मीटर से ये फिजिकल आपको नहीं, अभी डेफिनेशन तो आपको पता चले ना कि करंट क्या होता है। आप कहेंगे कि जी इधर से करंट मेजर करें, तो वो बेसिकली क्या करेगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, वो इस पॉइंट में से देखेगा कि कितने चार्जेस इधर से इधर मूव किए हैं। पर बाय डेफिनेशन क्योंकि जो चार्जेस ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो तार का कनेक्शन है इसमें से सारों में से एक जितना करंट फ्लो कर रहा है, एक जितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो जितने इस सरफेस में से कर रहे होंगे उतने इधर से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने जो एम मीटर लगाया ना, वो आपको बता देगा कि जी कितने मूव किए हैं कितने टाइम में, और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और भी इसको मेजर करने के बहुत एडवांस तरीके हैं। जो करंट फ्लो करता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चार्जेस मूव करते हैं ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड आएगी। आप ठीक है, ये इस तरीके से सर्कुलर करके ना मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो हॉल सेंसर्स होते हैं, हॉल सेंसर्स क्या करते होते हैं कि वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है, वो उसको डिटेक्ट करके जो है हॉल इफेक्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारे ना इसके लिए तरीक़ेकार हैं, ठीक है, लेकिन वो है कि इम्प्लाइड प्रिंसिपल्स हैं, इनके अफेक्ट्स के साथ हैं। पर यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, वो ये है कि ये डिफ़ाइन कैसे करते हैं करंट को। मेजर करना एक अलग फिनोमिना है, ये डेफिनेशन है उसकी कि किसी भी सरफेस में से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कितनी देर तक, डिवाइड करेंगे तो आपके पास मैथमेटिकली ये करंट आ गया, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं ना आप कह सकते हैं कि जी ये पूरा सर्किट है, आप इतना बड़ा अपना सिस्टम बना दें और आप कहें जी कितने चार्जेस फ़्लो हुए इस सिस्टम के अंदर और बाहर, तो जी सारा करंट अंदर ही ये फ़्लो कर रहा है, ना अंदर कुछ आया ना बाहर कुछ आया, तो आप कहेंगे कि जी ज़ीरो है। सिस्टम डिफ़ाइन करना इंपॉर्टेंट है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना है, ठीक है। या आप अगर ऐसे करते हैं, आप कह देते हैं कि जी मैं ये वायर के ऊपर वाले हिस्से में देखता हूँ कितना चार्ज है, वो सारा चार्ज इधर से मूव कर रहा है, इसमें से तो कुछ मूव नहीं किया तो ज़ीरो आ गया। तो प्रॉपरली उसके ना पाथ के अंदर आपने लगा के किसी भी पॉइंट पे आप मेजर कर लें, आ जाएगा। ये आगे एक और एग्जांपल आएगी उसमें भी देखते हैं। और इसी तरीके से इंटीग्रेट अगर हम करें ना कि जी किसी भी एक वो एरिया के हिसाब से कितनी देर के अंदर करंट फ्लो करता रहा, तो हम निकाल सकते हैं टोटल कितने चार्जेस मूव किए हैं इधर से। अच्छा, इसके बाद अब मैं ये आता हूँ, इसके ऊपर आर्गुमेंट है ये डायरेक्ट करंट का। अब जो चार्जेस मूव कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में से, ये हमारे पास है इधर से जनाब ये मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लाजमी तो नहीं है बात कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो है एक ही साइड पे मूव करें, ठीक है, लेकिन अगर ये एक ही साइड पे मूव करते हैं, एक ही स्पीड के साथ मूव करते हैं, ठीक है, जो चार्जेस की स्पीड भी एक जितनी है और डायरेक्शन भी वही है और कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में आपके पास जब आप डी क्यू ओवर डी टी निकालेंगे किसी भी उस एक सरफेस के क्रॉस, जो भी इसके क्रॉस आपने डिफाइन कर ली, तो वो आपके पास जो है कांस्टेंट आएगी वैल्यू। टाइम के साथ आपने अभी चेक किया, 2 सेकंड बाद चेक किया, 3 सेकंड बाद चेक किया, हमेशा आपके पास करंट की एक ही वैल्यू आ रही है। तो टाइम के हिसाब से वो करंट चेंज नहीं हो रहा, तो इसको डायरेक्ट करंट कहेंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्ट करंट है ना, ये एक ख़ास मतलब कैटेगरी के अंदर आ जाता है कि जिसमें ना वो चेंज नहीं होता, हमेशा जो है एक ही वैल्यू रहती है। और बाय कन्वेंशन इसको कैपिटल आई के साथ हम ना डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आई कहीं पे नज़र आए ना आपको, तो इसका मतलब है कि करंट डायरेक्ट है, कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। क्वेश्चन है कोई? नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही कोई आपने गलत उस साइड के ऊपर, वो वोल्टेज के हिसाब से होता है ये ना।
दोबारा से ये एक दफ़ा ना ये चीज़ें देखें स्टेप वाइज। मैं आगे ना एनालॉजीज़ के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारा कुछ होता है। अभी हमने खाली करंट का देख रहे हैं, वजह नहीं हम देख रहे कि क्यों करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। वो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जो सरफेस है उसमें से जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर और एक ही डेंसिटी के साथ चार्जेस जो हैं वो मूव करते जा रहे हैं और उनके ऊपर ना स्पीड चेंज हुई ना कुछ और चेंज हुआ और मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कांस्टेंट करंट है। उसको मेजर करेंगे तो टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। वो आगे है ना, अभी यार मैं डीसी का आपको बता रहा हूँ ना। अभी पहले ये देखें ना, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन है कि वो आप बिफोर टाइम पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट करंट क्या हुआ कि जी टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। एसी करंट, एसी करंट क्या है कि आपने वही जो सरफेस एक डिफाइन की है ना, उसके अंदर से करंट पहले इधर को मूव कर रहा था, ठीक है, ख़ास स्पीड से जा रहा था। फिर क्या हुआ कि जी करंट की कहाँ से बना दें, नहीं, डायरेक्शन उसकी पहले जो है स्लो हुई, ठीक है। पहले वो जो है वो जा रहा था हाई स्पीड पे, तो करंट आपके पास ज़्यादा आ रहा था या ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। डेल्टा क्यू चेंज होना चाहिए ना। डेल्टा क्यू चेंज हुआ या डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कैसे चेंज होगा कि जी चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस उसी सरफेस में से मूव करने लगे। डेल्टा टी का क्या मतलब है कि उन चार्जेस की फ़्लो की स्पीड चेंज हो गई। उस स्पीड के यहाँ पर से जो है वो चार्जेस ज़्यादा मूव करने लग गए या स्पीड तेज़ हो गई। मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीड कम होने लग गई। इधर उनकी स्पीड लेट से ज़ीरो हो गई और अगले केस में उनकी स्पीड ऑपोजिट होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में फ़्लो करने लग गए। तो पहले इधर को जा रहे हैं चार्जेस, बीच में फिर ये चार्जेस जो हैं वो कम होते गए या स्लो होते गए, फिर आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगे, फिर यहाँ पे मैक्सिमम आ गए। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि एसी सिग्नल आपके पास इसी तरह का हो। ये एक ख़ास किस्म का एसी सिग्नल है जिसे साइनोसॉइड कहते हैं। मैं ये बना लूँ ये भी एसी सिग्नल है। वो क्यों? क्योंकि इसमें भी करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। मैं ऐसे करके बना लूँ ये भी एसी सिग्नल है, लाजमी तो नहीं है कि साइनोसॉइड ही तरह का हो। डेफिनेशन के हिसाब से देखें ना, टाइम वेरिंग करंट होना चाहिए। सर्किट की तरफ तो हम लोग अभी आए नहीं ना, हम तो करंट की अभी डेफिनेशंस देख रहे हैं, इम्प्लीकेशंस इसकी आगे देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि पहले ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि खाली साइनोसॉइड होना लाजमी नहीं है, ठीक है। कोई भी इस तरह का टाइम के साथ आपके पास चेंज हो रहा है ना, तो वो आपके पास आ गया एसी करंट आ गया। अच्छा, अब ठीक है, आ रही है ठीक है नहीं? वो आ रही है आपके ना माइक का वो आपके ईयरफोन वगैरह यूज़ करें, ठीक है। ये बस तो नहीं रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अगर जो है ना ये चार्जेस का करंट वगैरह जो है, उसके नंबर ऑफ चार्जेस या उनकी स्पीड जो है वो चेंज अगर हो रही है ना, तो हमारे पास जो है ये एसी करंट जो है वो होगा। अब एसी करंट के लिए सिंबल स्मॉल आई का यूज़ करते हैं। तो जब स्मॉल आई आपको नज़र आए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये करंट टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये कोई ना कोई फ्लक्चुएशंस हैं उसमें। तो अब माइक अपना ऑफ रखें जब तक क्वेश्चन ना हो, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो गई। तो इसको आई भी कहते हैं और आई ऑफ टी भी कह लेते हैं, तो क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो गई जी एसी करंट की। अब इसमें ये जो है ये साइनोसॉइडली लाजमी नहीं है कि साइनोसॉइडली ही हो। ये ना ये बुक के अंदर मैंने नोट किया कि कुछ इस तरह की मिस्टेक्स हैं, कॉन्सेप्ट शुरू से ही अगर गलत हो जाए तो आगे जाके बहुत मसला उसमें हो सकता है। अच्छा, ये अब आपके पास ना ये उसमें नहीं आएगी, पीडीएफ फाइल जो आपको दी गई है ना उसमें नहीं नज़र आएगा, लेकिन ये क्योंकि वो एक इमेज होता है, यहाँ पे ये रन टाइम में ना इस तरह चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ये ऊपर वाला डायरेक्ट करंट है और नीचे वाला जो है साइनोसॉइड एसी करंट है।
तो ये नज़र आ रहा है आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की या जो चार्जेस की मूवमेंट है डायरेक्ट करंट में हमेशा एक ही तरफ को जा रही है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें इसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे आगे पीछे होती जा रही है। जी अच्छा, जो प्रोटॉन्स हैं ना वो हमारे पास जो है न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बनाता हूँ। अब आपके पास जो है लेट से कौन सा मेटल है, तार किस मेटल की बनी है, लेट से कोई एग्जांपल दें। कॉपर की बन गई है, ठीक है। कॉपर का भी मुझे एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर नहीं याद, लेकिन उसके अंदर ना आई थिंक 20 से ऊपर ही प्रोटॉन होंगे, 20+ प्रोटॉन्स हैं, और इर्द गिर्द इसी के हिसाब से ना 20+ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में इस तरीके से सारे आए हुए हैं। अब ये जो प्रोटॉन्स के साथ और न्यूट्रॉन्स के साथ मिलके जो न्यूक्लियस बना हुआ है ना, ये इतना भारी है कि इसके लिए मूव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए मूव करना बहुत मुश्किल है। वजह क्या है कि मेटल के अंदर इसके साथ एक और भी एटम पड़ा हुआ है इसी तरह का, ठीक है। वहाँ पे भी ये सारे बने हुए हैं, इधर और एक एटम पड़ा हुआ है, और वो आपस में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि प्रोटॉन्स के लिए न्यूक्लियस से बाहर तो निकलता ही नहीं है प्रोटॉन, न्यूक्लियस ने पूरा ही मूव करना है तो होगा। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे, और एक है मेटल से रिलेटेड है, मेटल बॉन्ड थ्योरी है, मेटेलिक थ्योरी है। वो क्या कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ये अवेलेबल होते हैं, और ये एक ऐसा समुंदर, आप यूँ समझ लें कि एक जैसे समुंदर है जिसके अंदर ना ये प्रोटॉन्स, ये जो न्यूक्लियस हैं ये डूबे हुए हैं, और जो पूरा समुंदर है वो इलेक्ट्रॉन्स का है। अगर आप कहीं पे से उनको धक्का शक्का लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने मूव करने लग जाना है, तो प्रोटॉन्स इसके अंदर मूव नहीं करते। हम्म। नहीं नहीं, मैंने प्रोटॉन का नाम नहीं लिया, मैंने कहा था पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अगर कोई होंगे तो वो उस तरफ से मूव करेंगे। ये आपके ना क्वेश्चंस बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि मैं ना उसके बाद वही चीज़ एक्सप्लेन करने लगा था। आप एक स्टेप आगे चल रहे हैं और मैं वही चीज़ें आगे एक्सप्लेन करने लगा था, ये देखें, ठीक है। अब होता क्या है कि जी करंट जो है हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करता है, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल करंट में वो कह रहे हैं कि जी ये पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट से है। तो ये मतलब कि क्या अजीब सी बात हुई कि समझ से बाहर है कि भाई क्यों पॉजिटिव चार्जेस से कह रहे हैं जबकि इसमें मूव तो जो है इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। इसी तरह पॉजिटिव चार्जेस अगर मूव करते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं सॉल्यूशंस में, जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं वो मूव करेंगे तो उसकी वजह से आपके पास आता है। या रेडिएशन में देखें तो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो जो है वो पॉजिटिव होते हैं, वो मूव उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होल्स होते हैं जो कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका कोर्स में पढ़ेंगे, तो उन सारे केसेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये क्या बात हुई कि जी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो कर रहा है और पॉजिटिव चार्जेस का कह रहे हैं। तो इसकी वजह ये है, और वो बड़ी एक सादी सी और सिंपल सी वजह है। जिस वक्त जो है ना ये इलेक्ट्रिक करंट वगैरह को दरियाफ्त किया गया था ना, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन वगैरह ने किया था 1800 कुछ के अंदर, तो उस वक़्त उनको पता ही नहीं था कि ये चार्ज फ़्लो किस लिए करता है, इलेक्ट्रिक करंट होता किस वजह से है। ना इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ था ना प्रोटॉन दरियाफ्त हुआ था, अंदाज़ा ही था उनका, तुक्का था कि जी ये कोई इस तरह की चीज़ होगी जिससे ये होगा सारा काम। तो उन्होंने कहा कि जी जो पहली थ्योरी आई उसने कहा कि जी ये कोई पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो फ़्लो करते हैं, उसकी वजह से करंट है। वो फिर उस वक़्त से 1800 कुछ से लेके जब तक इलेक्ट्रॉन चीज़ें नहीं दरियाफ्त हुई थी, जगह जगह पे जो है ना सारे सिस्टम्स जो भी उससे रिलेटेड बने, बैटरियों के बने, वहाँ पे उन्होंने जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से नोटेशन और सब कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो एक तरह की कन्वेंशन बन गई, अच्छी थी या बुरी थी, एक कन्वेंशन या रवायत बन गई। जैसे इधर भी होता है ना कि कुछ रवायात ऐसी बनी होती हैं जो कि सही नहीं होती लेकिन चल रहा होता है, या गलत चीज़ों पे मबनी होती हैं। अब वो रवायत बन गई, और उसके बाद क्या हुआ कि जी अब
बाद में जब इतनी जगहों पे डॉक्यूमेंट हो गया था, ये उल्टा काम करना कि जी उसको अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करें, तो वो बहुत कुछ चेंज करना पड़ना था। तो उसकी बजाय उन्होंने कहा कि जी इसी कन्वेंशन को जारी रखा जाए और हम कन्वेंशनल करंट कहें कि जी ये जैसे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा होता है, तो डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ रखें। हालांकि और हमें लेकिन एक्चुअल पता है कि जी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव कर रहे हैं। तो ये जो दूसरी डायरेक्शन वाला करंट है इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको बैक एंड पे आपके जहन में होना चाहिए कि जी एक्चुअली करंट इस कोई चार्ज इस तरफ से मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिटिव साइड पे कर रहे हैं। पर अफेक्ट ऐसे ही होगा अगर आप अंदर ना देखें इसके। टोटल आप जब देखेंगे ना डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी आप जब देखेंगे तो वो आपके पास उसी तरीके से रिजल्ट आएगा मैक्रो लेवल के ऊपर। तो बड़ी देर तक यही तो वजह थी कि पता नहीं चला कि जी ये नेगेटिव से हो रहा है या पॉजिटिव से हो रहा है। तो अभी भी जो है ये कन्वेंशनल करंट जो है वो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लिया जाता है। ठीक है, हम्म, जी जी। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि जी एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज भी हैं नेगेटिव चार्ज भी हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन है ना आपका। तो पहली चीज़ तो ये है कि जी जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो तो वहीं पे रुका हुआ है, वो मूव ही नहीं कर रहा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना करंट फ्लो किया, प्रोटॉन्स की वजह से वो वहीं पे रुके हुए हैं। जब वो फ्लो नहीं किए तो करंट कितना उनकी वजह से हुआ, ज़ीरो। ठीक है, प्रोटॉन्स की वजह से मैं, या एटॉमिक न्यूक्लियस की वजह से मैं कह रहा हूँ। तो जो जो चीज़ मूव कर रही है उसको आपने देखना है जी। नहीं, नहीं वो अट्रैक्ट भी नहीं करते उनको। वो इलेक्ट्रॉन जो है ना मेटेलिक बॉन्ड के हिसाब से वहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं पहले ही। वो जो है इनकी अट्रैक्शन या उसकी वजह से नहीं कोई भी उन्होंने किया होता, वो फ्री मूव कर रहे हैं लेकिन नेट न्यूट्रल चार्ज है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो उनको धक्का मिलता है, वो सारे मूव करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल पे और नेगेटिव टर्मिनल से अपोजिट साइड के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इस करंट के अंदर जो प्रोटॉन्स या बाकी सारे हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। कन्वेंशनल करंट आपके पास जितना करंट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक जा रहा है ना, ठीक है, उतने को ही आप कह दें, उतना ही आपके पास बस डायरेक्शन उल्टी कर दें तो आप कहेंगे ये कन्वेंशनल करंट है। क्योंकि ये वाला करंट जो है ना ये वाला फ्लो कर रहा होता है, और जो कन्वेंशनल करंट है ना उसको हम इसी चीज़ को जो है लिखने की बजाय हम कहते हैं बस कन्वेंशनल करंट ही फ्लो कर रहा है। ये खाली ना लेबलिंग के ऊपर है, ये मैं आपको दोबारा अपने एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास ना यहाँ पे कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे आया, और जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को आपके पास फ्लो कर रहे हैं ई माइनस के साथ इस डायरेक्शन के अंदर। ये बाकी स्टूडेंट्स भी क्लियर है ना, ये चीज़ ज़रा अब तवज्जो से आप लोग देख लें, इस तरफ को फ्लो कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जी डेल्टा क्यू मेरे पास, अब डेल्टा क्यू ये किस डायरेक्शन में मैं लूँ आप मुझे बताएं, इस डायरेक्शन में लूँ या इधर को, राइट पे, राइट पे, राइट पे ले लेते हैं। ठीक है, कि इस डायरेक्शन में जी हम देखना चाह रहे हैं, और डिवाइड जो है डेल्टा टी से मैंने कर देना है। अब ये डेल्टा क्यू मेरे पास लेट से जितना टाइम लिया है ना उसमें 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो कितना चार्ज हो जाएगा। चले मैं इसको लिख लेता हूँ -5 ई माइनस। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 1 मिली सेकेंड। तो इसको मैं कहूँगा ये डीसी लेट से है तो मैं इसको कहूँगा आई डी सी, और यहाँ पे मैं सिंबल डाल देता हूँ इलेक्ट्रॉन की वजह से।
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया चार्ज, और ये लेट से मेरे पास बन जाता है माइनस 5 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव साइन एक आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। तो अब इस डायरेक्शन में अगर मेरे पास नेगेटिव साइन आ रहा है और इसको अगर मैंने पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करना हो, तो आपके ख्याल में क्या तरीका है? मैं कह दूंगा कि इस डायरेक्शन के अंदर अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आई डी सी, नहीं इसको यूं बल्कि मैं लिख लेता हूँ। आई होप मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये मैथमेटिकली मैं सारी ये गिमिक कर रहा हूँ। माइनस ऑफ 5 एम्पेयर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। और मैं कहता हूँ ये 5 एम्पेयर ऐसे है कि जैसे कन्वेंशनल करंट उल्टी साइड पे जा रहा हो, माइनस आई डी सी कन्वेंशनल, और ये मेरे पास है आई डी सी कन्वेंशनल, ये मेरे पास है आई डी सी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि जी ये जो करंट फ्लो कर रहा है, मैं आई डी सी इलेक्ट्रॉन को लिखता ही नहीं हूँ, उसकी जगह मैं खाली जो है ये वाला एक सिंबल इस डायरेक्शन में बना के कन्वेंशनल का, और उतना ही करंट मैं कह दूंगा कि इधर को फ्लो कर रहा है। तो ऐसे नहीं है कि ये दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन ही उस तरफ को जा रहे हैं। पर कन्वेंशन के हिसाब से मैंने कहा कि यार ये नेगेटिव साइन मुझे तंग करता है बार बार, तो मैं क्या करता हूँ कि डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जी आई डी सी कन्वेंशनल जो है ना वो है 5 माइक्रो एम्पेयर, और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बात ख़त्म। ठीक है, कुछ समझ आई है? क्योंकि मैथमेटिक्स के थ्रू मैं आया हूँ, ये क्वेश्चन आपका जो था वो मैथमेटिकली ही साबित अब किया जा सकता था, वो उसमें बाकी क्योंकि चार्जेस। जी, कौन से हिस्से की? कन्वेंशनल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट को ही हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कहेंगे ये कन्वेंशनल करंट है। डायरेक्शन बस उल्टी कर देना तो वही हमारे पास कन्वेंशनल करंट बन जाता है। कोई फिजिकली कोई और करंट नहीं ये फ्लो कर रहा, ये बस नाम रखा है उसका एक। जैसे कि है ना कि किसी बंदे का नाम है अहमद, नाम है उसका, ठीक है, अब आई होप कि कोई स्टूडेंट नहीं होगा, तो अहमद कोई नाम है, और उसी को कोई जो है कोई अब कोई निक नेम बताएं, निक नेम कोई बता दें। वैसे है कोई स्टूडेंट अहमद? चले नहीं है तो कोई नहीं, उसका जनाब अगर नहीं है तो ज़्यादा बेहतर है, उसका नाम जो है आगे रख देते हैं, ये जनाब के पप्पू कह रहे हैं उसको। तो अब आप कहें कि जी ये अगर कोई कहता है कि जी अहमद जो है वो इधर से गया है, और बाद में कोई कहता है कि जी पप्पू जो है वो इधर से गया है, तो आप कहेंगे कि अहमद भी गया, पप्पू भी गया, दो बंदे गए हैं। ऐसे तो नहीं ना है, वो एक ही बंदे के नाम है। तो ये इसी तरीके से उसी करंट का नाम एक दूसरा रखा है, बस है कि इसको उसके ऑपोजिट डिक्लेयर कर दिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। तो ऐसे नहीं है कि ये एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि ये इसका कोई फिजिकल मतलब नहीं है, फिजिकली यही करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ठीक है, फिजिकली वो फ्लो ही नहीं कर रहा दूसरा वाला, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं उस तरीके से कर रहा। पॉजिटिव तो कोई बीच में है ही नहीं, चार्जेस ही नहीं है। पर पहले जब लोगों को नहीं पता था, उन्होंने कहा कि यार ये नेगेटिव साइन हमारे पास आता है, उन्हें पता तो था नहीं कि किस वजह से आ रहा है, उन्होंने कहा कि जी ये नहीं, ये ऑपोजिट साइड में ना हमारे पास ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो वो लेकिन अब आगे जाके फिर उसको रिलेशंस आपको जो है उन दोनों के अंदर बताना पड़ रहा है। तो जो बुक्स वगैरह है ना, किताबें, वो मुख्तलिफ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ बुक्स हैं फ्लॉयड की, तो उन्होंने बुक के ही दो वर्जन निकाले हुए हैं। एक वर्जन है कन्वेंशनल करंट, उसमें सारे करंट कन्वेंशनल हिसाब से हैं। एक वर्जन निकाला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक करंट,
ठीक है, तो उसमें सारे के सारे करंट्स की डायरेक्शंस इस तरह से रखी होंगी। अब ये हमारे ऊपर है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो के हिसाब से कहें कि जी फिज़िकल मीनिंग के हिसाब से चलते हैं, तो हमें पूरी बुक के अंदर हर जगह इसी को फॉलो करना होगा, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट उसी तरीके से आएंगे। अगर हम कन्वेंशनल को लेते हैं, जो मर्ज़ी फिज़िकली वजह हो करंट के फ़्लो करने की, इलेक्ट्रॉन से हो, आयन से हो, अगर हम कन्वेंशनल लेते हैं तो जो पहले सिस्टम चल रहे हैं उनके साथ भी हमारा जो है ना डायरेक्ट ये रिलेशन उसमें रहेगा, हम उसके हिसाब से जो है आसानी से समझ सकेंगे चीज़ों को। वरना क्या होगा, कहीं इलेक्ट्रॉन्स थे फिर आप इलेक्ट्रॉनिक लेंगे, कहीं पे आयंस हैं तो आयंस के केस में फिज़िकली दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है आयंस मूव कर रहे होंगे। जो है आपके पास नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन है, वो इस तरफ को मूव कर रहा है, जो सोडियम आयन है वो इस तरफ को मूव कर रहा है। तो वहाँ पे फिजिकली दो, फिर आप उधर दो करंट्स को ऐड वगैरह करके फिर कोई निकालेंगे तो ये बड़ी कन्फ्यूजन बन जाती है। ठीक है, कि बार बार अब जो कहाँ से इस तरीके से किया जाए, तो वो आसान हल यही है कि जी कन्वेंशनल रखें, जो भी एक्चुअल वजह हो उसको कन्वर्ट करके कन्वेंशनल में और आगे लिख दें, सोल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, ये क्योंकि ये वाकई चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो अगर इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं वो फालतू में नहीं पूछ रहे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आगे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इस पे। तो अब ठीक है, आपको ये पता चल गया कि जी एक्चुअल फिज़िकली जो है, अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते हुए नज़र आएंगे, पर आप जो है वो उसके ऊपर अगर यहाँ पे रखेंगे, अब बॉर्डर के बाद आगे जो है वो आपने तार को डिप कर दिया पानी के अंदर सॉल्यूशन में, वहाँ पे कोई और चीज़ फ्लो कर रही है, फिर आगे कुछ और फ्लो कर रहा है, तो जगह जगह आपको फिर फिजिकल पे अगर रहेंगे ना तो आपको चेंज करनी होंगी डायरेक्शंस और सब कुछ। उसकी बजाय कन्वेंशनल रखें, हर जगह जो भी फिजिकल वजह हो कन्वेंशनल में कन्वर्ट करके सॉल्व करने लग जाए। तो इसलिए जो है ना कन्वेंशनल करंट को यूज़ किया जाता है। अब ये करंट हम अज्यूम करते हैं कि जी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, ये पॉजिटिव चार्जेस हाइपोथेटिकल हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि एक्चुअली कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो पॉजिटिव उधर से मूव कर रहा है, फिजिकली इलेक्ट्रॉन थे, पर ये जो हाइपोथेटिकल चार्ज है ना उसकी वजह से फ्लो कर रहा है और उसको हम कन्वेंशनल करंट या सिंपली इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। और जो मतलब कि एक्चुअल जो सिंबल यूज़ होगा ना वो होगा कि जी इधर पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ओके चलें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे ना इस पे टाइम लगाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एक था। अब इसके बाद जब एक दफ़ा आपने जब करंट की चूज़ कर लिया कि जी आपने कन्वेंशनल करंट के ऊपर ही काम करना है, ठीक है, जब आपने चूज़ कर लिया कि कन्वेंशनल करंट पे है जो कि कोई हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, तो फिर आपके पास कोई भी अगर तार है तो आप उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव की वजह से लेट से तो 5 एम्पेयर आपके पास आया कन्वेंशनल के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट आया 5 एम्पेयर इस डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, आपके पास जो है ना अगर ये 5 एम्पेयर जो है कन्वेंशनल करंट आया इस डायरेक्शन के अंदर, उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 एम्पेयर के करीब जो है एक जो है हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्जेस इधर को मूव कर रहे हैं। पर अगर आप कोई इक्वेशन या कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन आपके पास आ गई इधर, आप सॉल्व करते हैं और आपके पास आंसर आ जाता है -5 एम्पेयर। ठीक है, उसका क्या मतलब होगा कि 5 एम्पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे अल्फाज में जो है ना यही जो 5 एम्पेयर इधर फ्लो कर रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं कि -5 एम्पेयर उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। कान को इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, वो मतलब बात वही है। -5 एम्पेयर इस तरफ का मतलब है 5 एम्पेयर इस डायरेक्शन में। अब फिर भी यहाँ पे वो कन्फ्यूजन आपको आ जानी है कि जी ये कैंसिल आउट एक दूसरे को कर लेंगे। हमने ये लिख लिया कि जी इधर जो कन्वेंशनल करंट है आई वो 5 एम्पेयर है। अच्छा, अब इसमें जो है मूवमेंट ऑफ चार्जेस से जब हमने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लिया तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारे पास एक आ जाती है।
As mentioned earlier, the direction of current flow is conventionally taken as the direction of positive charge movement. Based on this convention कि जी हमने पॉजिटिव से लेना है, एक करंट जो 5 एम्पेयर का है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली. 5 एम्पेयर का करंट जो इधर फ्लो कर रहा है उसको हम उसी करंट को हम लिख सकते हैं कि जी -5 एम्पेयर का करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो नेगेटिव साइन और डायरेक्शन जो है ना ये रिलेटेड हैं. साइन इसका जो है, साइन और डायरेक्शन जो है वो आपस में रिलेटेड है. ये क्लियर है चीज़? ठीक ठीक है. एक जो नेगेटिव, जी अच्छा, एक जो नेगेटिव करंट है ना -5 एम्पेयर का फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 1.5b इज द सेम एज द करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये इस तरीके से तार के अंदर से करंट वही फ्लो कर रहा है. मैं ऐसे भी लिख लूँ तो बात ठीक है, मैं ऐसे भी लिख लूँ तो बात ठीक है. तो ये कन्वेंशंस हैं, ठीक है, कि जो तरीक़ाकार चल रहा है. तो अब एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आपने आगे करना होगा तो यही तरीक़ेकार के ऊपर ना आपको चीज़ें फॉलो करनी होंगी. तो इसलिए है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब सर्किट्स और बाकी सारा पढ़ाने से पहले ये कन्वेंशंस पता होनी चाहिए. अच्छा जी, अब हम ना ज़रा ये कर लेते हैं एक एग्जांपल. ठीक है, थोड़ा बहुत चलें इसके अंदर ना, और एग्जांपल्स को मैं थोड़ा सा रन टाइम पे मॉडिफाई कर दूंगा. हाउ मच चार्ज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4600 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इसका नीचे सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन हम अपने तौर पे भी यहाँ पे करते हैं. अच्छा जी, अब हमारे पास है 4600 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो कितना चार्ज होगा हमारे पास? लेट्स से क्यू कह लेते हैं चार्ज को. कोई स्टूडेंट बता सकता है? बिल्कुल ठीक. तो ये कैलकुलेशन करते हैं ना हम, यहाँ पे वैसे लिखा भी हुआ है तो ये इतना नहीं आगे बनता. तो 1 पॉइंट नेगेटिव साइन के साथ 1.6 ओ 2, ये सारा इस तरह से करेंगे आप तो ना आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है. ठीक है, तो ये बिल्कुल ही बेसिक वगैरह का था एक चीज़. उसके बाद हमारे पास ये, अब इसका जो है इन्होंने और नहीं बताया. अब कितना हमारे पास चार्ज आएगा अगर 6 मिलियन प्रोटॉन्स हमारे पास जो हैं अवेलेबल हैं. ठीक है, अब ये मुझे आपने बताना है. कैलकुलेटर कोई ना कोई अगर स्टूडेंट्स आपके पास, कितना 6 मिलियन कितना होता है पहले मुझे बताएं. 6 मिलियन कितना होता है प्रीफिक्स के साथ? वो तो हो गया. प्रीफिक्स साइंटिफिक ज़रा नोटेशंस पे आए. प्रीफिक्स के हिसाब से कितना हुआ 6 मिलियन? 6 मेगा प्रोटॉन्स हो गए. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसको 1.602 है. अच्छा, ये बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ रही है? मैं एक मिनट पॉज करके भी ये, अच्छा इसका आपने फिर ये बता दिया था कि कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मूव ये अवेलेबल हैं. तो चार्ज निकालना है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है. अब आते हैं ज़रा करंट के ऊपर. द टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल इज़ गिवन बाय क्यू. अब देखें यहाँ पे जो सरफेस की बजाय एक पॉइंट उसने बता दिया है एटलीस्ट. ठीक है, अब वो कंडक्टर बड़ा बना हो तो सरफेस ले लेते हैं, वरना अगर एक पॉइंट लाइन सिंपल चल रही है तो उसमें आप एक पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं कि जी इस पॉइंट के ऊपर, लेट्स से ये कोई टर्मिनल पॉइंट है, वो कह रहा है कि जी इधर कितने चार्जेस आ रहे हैं हमारे पास, इंटर हो रहे हैं. चार्जेस का इसने खाली बताया, साइन की बात नहीं की, हम पॉजिटिव ही एज्यूम करते हैं. उसने कहा जी कि 5t साइन ऑफ, ये लिखना बड़ा मुश्किल है इसके साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है वही 5t साइन 4 पाई टी मिली कूलम. जो चार्जेस हैं ना वो इंटर हो रहे हैं एक टर्मिनल के थ्रू किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर. ठीक है, आपको नहीं पता ये किसके टर्मिनल की बात कर रहा है, पर इतना जो है ना चार्जेस हमारे पास मूव हो रहे हैं. अगर आपके पास करंट का रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो चार्जेस भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मूव कर रहे हैं ना.
चार्जेस बहुत अजीब अजीब तरीक़ों से मूव कर सकते हैं, इससे भी कई गुना मुश्किल। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा रहा हूँ मास्टर्स वालों को, उसमें आप देखें तो ये वो पूरे एक जो ये स्लाइड इतनी लंबी लाइन है जिसमें चार्जेस हैं कि जी करंट कैसे मूव कर रहा है, इसका बस डेरिवेटिव आप लेंगे तो आपके पास करंट ही आ जाए ना। ठीक है, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चार्ज मूव कर सकता है। आप वो डीसी को ले लें खाली के जी सीधा सीधा, अगर इधर मेरे पास आया होता जी ये 1 मिली कूलम है चार्ज का रिलेशन, तो इसका मतलब था कि जी ये कोई नहीं, अगर तो चार्ज इंटरिंग जो है वो 1 मिली कूलम था तो फिर तो टाइम पीरियड भी यहाँ पे बल्कि दिया गया है। ये खाली ना इंटरिंग की बजाय जो है चार्ज का इनफ्लो खाली इस तरह से आ रहा है। अगर चार्ज 1 मिली कूलम के हिसाब से इंटर हो रहा है आपके पास, ठीक है, तो उस केस में आपके पास डीसी वगैरह जो है ना कोई रिलेशन आ जाना था। पर अभी हमारे पास है 5t साइन 4πt मिली कूलम, और टाइम हमें बताया गया है कि जी हमने करंट को कैलकुलेट करना है एट 0.5 सेकेंड। अच्छा, ये नहीं कहा गया, हमें ये नहीं कहा गया कि हमने जो है डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स पे देखना है, ये बात नहीं हमें की गई। हमें कहा गया 5 सेकंड पे देखें कि है क्या करंट। तो अब हमारे पास रिलेशन क्या है कि करंट हमारे पास पता है कि डी क्यू ओवर डी टी है, तो जो क्यू के साथ ये पूरा रिलेशन है इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये आपके पास कैसे आएगा, ये आपके पास इस तरीके से आएगा डेरिवेटिव के पहले आपने ये ऐसे है जैसे ए बी का आप डेरिवेटिव लें, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हुई हैं, टाइम इधर भी है और इधर भी टाइम है, तो ये आपके पास इस तरह की जो टर्म है ना वो आती होती है ए डी बी ओवर डी टी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस बी डी ए ओवर डी टी। तो वो जब आप इसमें करेंगे तो अब पहले हमने क्या किया कि जनाब इसमें से ये वाला हिस्सा एज इट इज़ रख दिया और 5t का डेरिवेटिव लेके 5 लिख दिया। सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड केस के अंदर हमने 5t एज इट इज़ रख दिया, इधर ये अब नज़र नहीं आ रहा, t लिखा हुआ है 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और साइन 4πt को जो है मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव लिया, इसके डेरिवेटिव में आता है 4π अच्छा श्योर है आपने नहीं पढ़ा? ये क्या रिलेशन है? करंट बाय डेफिनेशन इस तरीके से है, वो फिजिकली आपको मैंने बताया था लेकिन डेफिनेशन ही इसकी ये है। अब यहाँ पे क्या था कि जी चार्जेस का मैंने कहा था कि कितने मूव करते हैं। अब अगर आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन गिवन हो टाइम के हिसाब से कितने चार्ज मूव कर रहे हैं, तो फिर तो ये मैथमेटिक्स में बड़ा आसान है, डेरिवेटिव लें काम हो गया, ठीक है ना। तो यही उसी को डेरिवेटिव यहाँ पे लेते हैं। टाइम मुझे किसी ने एक्सप्लेन, हमारे पास अभी है टाइम, ठीक है, वीडियो हो रही, तो उसके हिसाब से हम करते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगाया, रिज़ल्ट आया, और फिर जब करंट का रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो टाइम के हिसाब से देखेंगे ना, टी की जो भी वैल्यू प्लेस करेंगे उस टाइम पे करंट की वैल्यू निकल आएगी। ये है 5 साइन 4πt प्लस 20πt कोस 4πt। बड़ा ये एक अजीब सा करंट एसी और इस तरह करके कोई मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है करंट फ्लो कर रहा है, एसी करंट। तो इसके अंदर से क्या होता है, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, रिलेशन आ गया। उस रिलेशन के अंदर से फर्दर हमने यहाँ पे t की वैल्यू 0.5 सेकेंड प्लेस की, तो 0.5 टाइम्स 4, 0.5 टाइम्स 4 जो है ये 2 आ जाता है, 2π, साइन ऑफ 2π 0 के बराबर है, 0 लिख दिया इधर। सेकंड जगह पे इधर हमने प्लेस किया 0.5, तो 20 इंटू 0.5 हमारे पास हो गया 10π,
और 0.5 इधर था, cos ऑफ 2 पाई 1 के बराबर होता है। तो एंड रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 10 पाई। तो जो पाई की वैल्यू थी उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इतना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जी ये यूनिट इधर मिली एम्पेयर का कैसे आ गया? -3 पावर होगी तो ये यहाँ पे भी इसको ना ये लिखना चाहिए था। समझ रहे हैं ना कहाँ उसने गलती की है? आप अगर इस तरीके से करेंगे ना, आप यहाँ पे मिली एम्पेयर लिखना भूल जाएंगे, एंड पे आपने आंसर लिख देना है जी इतना एम्पेयर और वो गलत हो जाना है। ठीक है, लेकिन है कि ओके इतना आप कर सकते हैं कि बीच के कुछ स्टेप्स पे बार बार लिखने के बजाय आपने रोक दिया, स्टार्ट में लिख दिया, एंड पे कर दिया। पर अगर आप एंड पे गलत लिख देते हैं या यूनिट नहीं लिखते तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये प्री फिक्स और यूनिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 मिली एम्पेयर से आप इधर एम्पेयर बना दें तो वो उसका इम्पैक्ट देखें कितना ज़्यादा होता है। अच्छा, एक और अब ये जो प्रॉब्लम है ये करने वाली है इधर। अब यहाँ पे कहा गया है कि जी क्यू हमारे पास है पिछली एग्जांपल के अंदर 10-10 e⁻² है और पूछा गया जी करंट निकालें, और ये भी मिली कूलम है। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब कैसे इसका करंट निकालेंगे? कोई स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? जी, डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे। 10 का डेरिवेटिव क्या आता है? 0। अच्छा, -10 e⁻²t है तो ये क्या बनेगा हमारे पास? 20 e⁻²t हो गया। ठीक है, और साथ आ गया हमारे पास मिली एम्पेयर, और फिर उसने कहा 1 सेकंड के ऊपर करना है तो वो हो जाएगा 20 e⁻²⁻² मिली एम्पेयर। और ये होता है 2 e⁻² होता है 1/e²। ये पूरा आप वो सॉल्व करेंगे e⁻1 मेरे ख्याल में 0.2707 कोई होता है कुछ करके। ये ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा 2.707 मिली एम्पेयर। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि प्रीफिक्स क्यों पढ़ाए गए थे और चार्जेस और इनकी डेफिनेशंस क्यों पढ़ाई गई थी। तो एक्चुअल जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको फिर वो कंसेप्चुअली करना पड़ता है। उसके बाद एग्जांपल 1.3 आगे क्या समझ नहीं आई आपको? जी जी। हम्म, उसका आगे लिया है ना। अच्छा चलें दोबारा मैं ये कर देता हूँ, -10 e⁻²t है। तो अब आपको पता होगा कि e⁻ax का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? -a e⁻ax। ठीक है, पहले जो है ये इसका डेरिवेटिव e⁻x अगर हो ना तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? x ही होता है। e⁻x एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लें वो भी एक्सपोनेंशियल ही आता होता है। तो ये जो है इस केस में क्या होगा, आप वो जब इसको करेंगे ठीक है तो आपके पास ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका भी आगे आपको डेरिवेटिव लेना होगा, वो -a आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल इस तरीके से ये आपके ना बेसिक जो है डेरिवेटिव्स वगैरह का वो सारा आपको फंक्शंस रिलेशंस वो याद करने होंगे। यहाँ तक इस तरह आगे कोई क्विज़ वगैरह हो उसमें हो सकता है कि कोई और तरह का जो है डेरिवेटिव किसी चीज़ का लिया जाए। ठीक है, ये फंक्शंस वगैरह का पता होना चाहिए कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, साइन कोस इन चीज़ों का। अच्छा जी, अब डेरिवेटिव वगैरह आपके लिए काफ़ी नहीं थे, अब आगे हम इंटीग्रल के ऊपर। अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी करंट का रिलेशन अवेलेबल है 3t² - t एम्पेयर करंट है। टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड तक के दरमियान में आप बताएं कि इतना अगर करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज कितना आएगा। उसमें क्या करेंगे, यहाँ आई का रिलेशन अब लिखना था 3t² - t।
1 से 2 सेकंड्स तक इंटीग्रेट किया। तो आप बेसिकली कोई भी अगर सरफेस है, या सरफेस मेरे ख्याल में आप लोगों को लिए वाकई कंफ्यूजिंग सा पॉइंट था, ये है इधर करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। आप इस पॉइंट के हिसाब से देखना चाह रहे हैं कि जी कितना जो है चार्ज इधर से इस पॉइंट के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया है 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड्स के बीच में करंट कंटिन्यूस फ्लो करता जा रहा है, तो टोटल कितना चार्ज इतनी देर में फ्लो हुआ है। तो वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट किया, 3t² का इंटीग्रल आ गया, t² का इंटीग्रल होगा t³/3, तो वो कैंसिल होके ये आ गया। t का इंटीग्रल है t²/2, वो यहाँ पे आ गया। इसको 1 से 2 तक आपने करना है। 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 8, 1 प्लेस 8 हो गया, माइनस इधर 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे 4/2, 2 आ गया। 1 प्लेस करते हैं इधर, 1 आ गया, 1 इधर प्लेस करते हैं, -1/2 आ गया। तो ओवरऑल ये पूरा आपने सॉल्व किया तो आपके पास 5.5 कूलम जो चार्ज है ना वो आपके पास इस पॉइंट से फ्लो किया, ठीक है। जी हाँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला फार्मूला लगा इधर 1 से 2 सेकंड के लिए क्योंकि है, ठीक है। अच्छा, 3t² का जो आपने अगर इंटीग्रेट करना है ना dt के हिसाब से, तो वो आपके पास आएगा 3 × t³/3, तो ये t³ आ गया। t को अगर आपने इंटीग्रेट करना है ना तो वो आपके पास आएगा t²/2 बेसिकली। और अगर मैं ज़्यादा तरीके से बताऊँ ना कि ये 1 से 2 की लिमिट पे जो ये पूरा आया ना, इसको आप लिख सकते हैं 1 से 2 के ऊपर 3t² dt माइनस 1 से 2 तक t dt, और वहाँ पे अलहदा हर टर्म को आप कर लेंगे। ये t²/2 आ गया, ये t³ आ गया, ठीक है। और ये लिमिट्स चाहें तो वो भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए ये ना बेसिक जो है इंटीग्रेशन और उनमें आता है। इसको और भी अगर करना हो तो एक ये भी तरीका है कि जी t³ का देखते हैं कि जी डेरिवेटिव क्या होता है। उल्टा काम करने लगा हूँ मैं कि जो रिजल्ट है ना उससे इस साइड के ऊपर t³ का डेरिवेटिव देखा 3t² है, तो t² का इंटेग्रल क्या होगा, ये 3 इधर डिवाइड कर दिया तो इंटेग्रल के लिए हो गया हो t³/3। तो ये मैं बहुत डेप्थ में जा सकता हूँ मैथमेटिक्स की, लेकिन है कि ये एग्जैक्ट इस कोर्स का नहीं है फ्रेम। ये एफएससी में इसीलिए वो मैथ्स और वो वाले स्टूडेंट्स हम लेते हैं कि ना ये जो बेसिक्स है ना ये एफएससी में करके आए हूँ। तो कोई कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसका मैं आगे यहाँ पे इंटीग्रेशन करके दिखा दूंगा। ये तो बिल्कुल बेसिक वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज 4 एम्पेयर 0 से, इसमें मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, टाइम इधर जा रहा है और करंट इधर जा रहा है। अब इसने मुझे कहा कि जी 4 एम्पेयर है, लेट से ये 0 सेकंड है और ये है 1 सेकंड। वो कह रहा है 0 से 1 सेकंड के बीच में 4 एम्पेयर जा रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, अब मैं नहीं बना सका, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 4 एम्पेयर हो गया। उसके बाद उसने कहा कि जी t से आगे जो है 4t² जा रहा है, 4t² को इस तरीके से मूव कर रहा होगा करंट, ठीक है। 1 ठीक है, और कंटिन्यूटी आएगी इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो अब इसने कहा है कि जी इसके अंदर आप बताएं टोटल कितना चार्ज 0 से लेके 2 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो किया है।
अच्छा, इधर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, जो इंटीग्रेशन होती है ना वो आपके पास होता है एरिया अंडर द कर्व। ये पता है किसी को? ये आपको पता है, पढ़ा हुआ है ना आपने? तो बेसिकली जो ये जितना भी एरिया आएगा ना आपके पास, वो आपके पास जो है चार्ज होगा। और चार्ज का अगर कोई रिलेशन इस तरीके से चार्ज मूव कर रहा है ना, तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जो स्लोप है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये स्लोप है, इस पॉइंट पे ये स्लोप है, वो आपके पास करंट होगा अगर ये चार्ज ओवर टाइम आ रहा है। इसकी स्लोप और करंट ओवर टाइम जो है ना उसका इंटेग्रल और एरिया, ये फिजिकल मतलब है इंटेग्रल और उसका क्या होता है। खैर ये हमने इस तरह से सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये ग्राफिकल सॉल्व करने का तरीका होता है कि अगर मैथमेटिकली नहीं करना, ग्राफ के ऊपर ही निकाल लें एरिया कितना बनता है। इधर हम क्या करते हैं जी, ये आ गया। अब हमारे पास क्या था कि Q किसके बराबर था, वो हमने इंटीग्रेट करना था 0 से लेके 2 तक और आई ऑफ टी डी टी को। पर अब बात क्या है कि ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस इन द सेंस के आगे ही, इस पॉइंट से आगे एक और रिलेशन है। हम इसको फिर क्या करेंगे, 0 से 1 सेकेंड तक हम लिख लेंगे आई वन ऑफ टी डी टी। ये ऊपर वाले रिलेशन को, इसको मैं कह देता हूँ आई वन ऑफ टी, और जो ये नीचे वाला रिलेशन है इसको मैं कह देता हूँ आई टू ऑफ टी। मतलब कि ये दो डिफरेंट फंक्शन से मिलके बना है, लेकिन हमने क्योंकि 0 से 2 तक जाना है तो 0 से 1 तक ये हो गया, और 0 से 2 तक 1 से 2 तक आई टू ऑफ टी डी टी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इंक दोबारा रेड कर लेता हूँ। आई वन ऑफ टी है हमारे पास क्या था, 4 एम्पेयर। 4 एम्पेयर को इंटीग्रेट करते हैं, बल्कि एम्पेयर का यूनिट नहीं बीच में लिखते, वो कन्फ्यूजन ना आए। 4 टी हो गया, और ये आपके पास होगा 0 से 1 तक, प्लस ये सेकंड टर्म 4 टी स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करते हैं, ये 4/3 टी क्यूब आ जाएगा। टी क्यूब आ गया, और ये आपके पास चलेगा 1 से 2 तक। तो ये आपके पास जो है ना दो डिफरेंट किस्म के जो हैं ये आगे के दोनों लिमिट्स के अंदर, ये इसका मतलब ये है जी, आई टू ऑफ टी क्या है आपके पास, 4 टी स्क्वायर है ना, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 4/3 टी क्यूब। ठीक है ना। ये आप अनफॉर्चुनेटली ना ये ऑनलाइन क्लासें लेनी पड़ रही हैं, अगर आप लोग होते इधर क्लास के अंदर होते ना तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सारा ना लेक्चर्स और इन चीज़ों का चलता। अब यहाँ पे जो है वो अब ये लिखने में इतना टाइम लग जाता है, अब क्या बंदा कर सकता है उसका। बस अब हालात ऐसे हैं कि ये इसी तरीके से अब गुजारा करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि ये जो टोटल जो है ना, ये पहले वाला हिस्सा वो ये एरिया बता रहा है बेसिकली, अगर ग्राफिकली देखें, और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ना ये वाला एरिया बता रहा है। दोनों को मिला के आपने टोटल चार्ज निकाल लेना है। आगे नहीं मैं ये सॉल्व कर रहा, ये 13.33 जो है ये बन जाता है आपके पास। मेन मुझे था कि मैं ना ये वोल्टेज का कॉन्सेप्ट पे ना ज़रा आ जाता तो। अच्छा, ये सारा था करंट से रिलेटेड। अब आपको ना कुछ बेसिक्स का आइडिया हो गया होगा करंट की कन्वेंशन क्यों है, ठीक है, और किस तरीके से जो है आप उसको सॉल्व पूरा का पूरा जो है कर सकते हैं। अब ये जो Q के साथ भी जो रिलेशन सारे लिखे हैं ना पॉजिटिव के साथ, तो ये कन्वेंशनल हमने ही एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्जेस के साथ ही बना हुआ है, क्योंकि नेट जो है ये पॉजिटिव ही वैल्यू इनकी रह रही है। अच्छा, अब हम आते हैं वोल्टेज के ऊपर, जो आप स्टार्ट में कह रहे थे कि जी ये कैसे होगा एसी के अंदर, उस तरह की चीज़ों का। तो जो वोल्टेज आपके पास है ना, ठीक है, वो फोर्स एक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो कि एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्रिएट करेगा, या धक्का एक तरह का प्रोवाइड करेगा चार्ज कैरियर्स को। ठीक है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस ने कैसे रिएक्ट करना है, नेगेटिव ने कैसे रिएक्ट करना है।
ठीक है, लेकिन है कि ये जो इस तरह का डिफरेंस है वोल्टेज का, पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो इम्पोर्टेंट है ताकि चार्जेस मूव कर सकें। तो इसको जो है वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और ये कोई दो टर्मिनल्स के दरमियान में होगी। ठीक है, कोई भी सर्किट के अंदर ना दो टर्मिनल्स के दरमियान में होगी, और एक टर्मिनल का पोटेंशियल दूसरे टर्मिनल से जो है वो डिफरेंट कर देगी। अगर ये नहीं लगी होगी, लेट से ये कोई सप्लाई या इस तरह का जो है वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे होंगे। ये ए है तो ये भी ए होगा, और इस तरह की कोई चीज़ नहीं हम आपके पास आ सकेगी। तो ये जब पोटेंशियल को डिफरेंट करने के लिए आप ये सप्लाई या एलिमेंट लगाएंगे ना, तो फिर ये इस तरह से आना है आपके पास। तो ये बेसिकली कुछ ना कुछ एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो कोई चार्ज कैरियर्स ने मूव करना है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल होगा कि ये चार्जेस इधर से ना आगे पीछे फ्लो कर सकें। तो इसको जो है हम एवेल्यूएट करते हैं कि जी जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है इसने चार्जेस को, ताकि जो है उसके हिसाब से ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हम कहेंगे कि हमारे पास है। इसकी डेफिनेशन में और जो है वो ज़्यादा आगे कॉम्प्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है। जो वोल्ट्स हैं ये वोल्टा के ऊपर हैं। आप देखेंगे वोल्टेज जाके बनी थी कि जो इन्वेंट हुई थी वो भी 18वीं सदी के करीब जाके हुई थी। 1 वोल्ट जो है 1 जॉल पर कूलम है, या न्यूटन मीटर पर कूलम भी उसको कहा जाता है। तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। मसलन ये सारा जो आपने देखा था कि जी इधर हम चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो हमने ये एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया था कि जी ये मूव क्यों करेंगे इधर से, तो वो मूव इसलिए करेंगे कि आपके पास जो है एक सप्लाई या पोटेंशियल डिफरेंस इधर से अप्लाई होगा, वो धक्का दे के जो है इधर से कहेगा कि जी पॉजिटिव हाइपोथेटिकल चार्जेस को कि निकलो इधर से। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इधर से जो है धक्का उसको मिलेगा, इधर से खींचेगा अपनी तरफ, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके पास आता है। ठीक है, और इसको वोल्ट्स में मेजर करते हैं जी। वोल्ट यूनिट है, वोल्टेज जो है वो आपके पास जो है उसको मेजर करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जैसे है इलेक्ट्रिक करंट है और फिर एम्पेयर है। ठीक है, वोल्ट जो है वो यूनिट है मेजरमेंट का, जैसे एम्पेयर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट का। और इलेक्ट्रिक करंट जैसे होता है तो उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है वोल्टेज उसे कहते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर वोल्ट्स में करते हैं, वोल्टेज को मेजर वोल्ट्स में करते हैं। ठीक है, जी हाँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी ना दूसरे लेक्चर का भी टाइम होने लगा है, तो मैं ये थोड़ा सा फिर नेक्स्ट में अब करूँगा। ये एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है, एनोलॉजी के लिए। तो जैसे एक कोई पंप आपके पास लगा हो, ठीक है, और पंप के थ्रू जो है ये पानी का पाइप वगैरह सारा चल रहा है। तो अब ये जो पंप है ना, ये आपके पास है बैटरी। ठीक है, ये बैटरी है। अब वोल्टेज के लिए लाजमी नहीं है कि बैटरी लगी हो तो वोल्टेज आएगी, होगा ज़्यादातर इसी तरीके से कि कोई ना कोई बैटरी लगी है, लेकिन आपके पास 10 एलिमेंट बीच में लगे हों, हर एलिमेंट के क्रॉस कोई भी 2 पॉइंट्स हो ना सर्किट के, उनके दरमियान में आप वोल्टेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब ये जो पंप या बैटरी हमारे पास है इक्विवेलेंट, ये लगी है, और इसने किया क्या है कि अब जो ये हाई प्रेशर वाला पॉइंट या जो हाइट के ऊपर है और ये लो हाइट के ऊपर है, तो ये हाइट की डिफरेंस से जो प्रेशर का डिफरेंस है ना, उसको हम कहेंगे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमारे केस में जो यहाँ पे पानी है ना, पानी को हम कहेंगे चार्जेस हैं। अब पानी बेशक पड़ा रहे किसी एक जगह के ऊपर, करंट नहीं फ्लो करेगा, पानी फ्लो नहीं करेगा जब तक कि कोई इस तरह की पंप उसको धक्का दे के इधर से नहीं भेजता ताकि आगे को फ्लो करे। ठीक है, और जो ये पानी का जो फ्लो है उसको करंट कहेंगे। अगर ये इसको हाइट के ऊपर लेके नहीं जाता धक्का, ये जो है पंप इसको, और इस तरीके से इनके दरमियान में जो है हाइट का डिफरेंस या प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता, तो ये करंट ने, पानी ने फ्लो नहीं करना। इसी तरीके से जो वोल्टेज सप्लाई लगी होगी, जब तक कि वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पानी को देगी, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर के ऊपर नहीं लेके जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगले पॉइंट पे लो प्रेशर के, तो चार्जेस जो हैं वो फ्लो नहीं करेंगे। तो यही आपके पास जो है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल है, जो यहाँ पे जो है हमारे पास चार्जेस और
बैटरी का था उसी को हम, और वोल्टेज डिफरेंस का वही हमारे पास जो है इधर इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, बाकी अभी दूसरे लेक्चर के 3 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो मैंने ना उनके साथ अभी ये लेक्चर बिगिन करना है। कोई क्वेश्चन?